हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, सॉलिड स्टेट कर रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक खत्म कर लिए। अब जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं वो सारे के सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स बचे हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक्स को खास लिख के आप लोग सब याद करेंगे, ठीक है ना। आज का जो एक हमारा सेशन है उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल बातें आएंगी, लेकिन उसके अंदर कैलकुलेशन जो है वो कम है, आपको सिर्फ याद रखना है वो, ठीक है। याद रखिएगा खास। चालू करते हैं। टाइटल लगाइए। हमारा जो फर्स्ट आज का टॉपिक है वो है रेडियस रेशियो ऑफ आयोनिक कंपाउंड आखिरी लेक्चर तक हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ लिया था। उसके बाद वॉइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली कि भाई कौन से टाइप के स्ट्रक्चर में कौन से वॉइड्स होते हैं, क्लियर ना। 3D स्ट्रक्चर के अंदर कुछ जैसे कि बीसीसी है, एफसीसी है, जैसे वो स्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके से वॉइड्स और कौन से और कितने वॉइड जनरेट होते हैं वो शायद पढ़ाना बाकी था। वो इस लेक्चर के एंड में हम खत्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पहले देख लेते हैं रेडियस रेशियो क्या है हमारा। चलिए पहले तो एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेडियस रेशियो फॉर आयोनिक कंपाउंड। तो एक्चुअल में आपको इस बात को खास ध्यान देना है कि हम रेडियस रेशियो पढ़ेंगे। रेडियस रेशियो इन द सेंस कि हम जो भी रेडियस पढ़ते हैं, हमने एटम की रेडियस के बारे में भी डिस्कस कर ली, किसे रेडियस कहते हैं, कौन सा टाइप की रेडियस, माफ कीजिए, स्ट्रक्चर के अंदर किस टाइप की रेडियस और ए का रिलेशन होता है, मतलब कि एज लिंक का जो रिलेशन होता है वो भी हमने देख लिया, बराबर। तो रेडियस रेशियो का मतलब क्या, एक नया टॉपिक आया है रेडियस रेशियो, मतलब इसी के अंदर इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपको समझना है कि मैंने पीछे लिखा है फॉर आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड मतलब कि एक बात तो आप समझ गए होंगे कि भाई आयोनिक कंपाउंड के अंदर दो प्रकार के आयन होते हैं, एक होते हैं कैटायंस, क्लियर ना, और एक होते हैं एनायंस। सारी बातों को नोट कीजिएगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। कैटायंस एंड एनायंस, ये दो बातें रहेगी हमारे लिए, क्लियर ना, खास ध्यान रखना। कैटायंस एंड एनायंस, अब ये जो है हम जब भी कभी कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसके अंदर अगर वो आयोनिक क्रिस्टल है, अगर वो आयोनिक कंपाउंड का क्रिस्टल है, तो उसी के लिए सबसे पहली बात तो वो कि उसी के लिए हम ये कॉन्सेप्ट लागू कर पाएंगे, क्लियर ना। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड के लिए ही एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले तो ये बात दिमाग में डाल दीजिए, क्लियर। अब एक्चुअल में रेडियस रेशियो होता क्या है? रेडियस रेशियो को हम सबसे पहले दिखाएंगे आरआर से। किससे दिखाएंगे? रेडियस रेशियो को हम दिखाएंगे आरआर, रेडियस रेशियो, क्लियर ना, ध्यान रखिएगा खास जो भी नोटेशन है वो। रेडी, ये होगा हमारा रेडियस रेशियो, क्लियर, ध्यान रखिएगा खास। उसका फॉर्मूला है और डेफिनेशन भी इसी के अंदर है। रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, मतलब कि एनायन और कैटायन का जो रेशियो, माफ कीजिए, रेडियस का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेडियस रेशियो। क्या कहते हैं? रेडियस रेशियो। क्या? रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, उसका जो रेशियो हमारे पास है। मेरे पास कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर NaCl का है, देन Na+Cl- Na+Cl-, ऐसे अलग अलग टाइप के एटम उसमें होंगे। तो उसमें कैटायन यानी कि Na+ और एनायन यानी कि Cl-, उन दोनों का जो एक्चुअल रेडियस उनकी जो होगी, उनका जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहेंगे? रेडियस रेशियो। हमें उसी के बारे में आज डिस्कस करनी है आज, क्योंकि इसको हमें कनेक्ट करना है वॉइड्स के साथ, इसलिए मैंने आपको पहले वॉइड्स पढ़ा दी, क्लियर, और वॉइड्स के बारे में हमने डिस्कशन भी कर ली। रेडी, ध्यान रखिएगा खास। कुछ बातें हैं जो जानना जरूरी है आपको रेडियस रेशियो के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखा दूं कि रेडियस रेशियो के लिए आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझनी है कि रेडियस रेशियो के लिए रेडियस रेशियो वो ऑलवेज डिपेंड रहता है कैटायन की रेडियस के ऊपर। आपको ये फॉर्मूला से दिख ही गया होगा, पर आपके दिमाग में ये भी होगा कि सर वो तो एनायन की रेडियस के साथ भी रिलेट करता है इनवर्सली, बट करता है, क्लियर ना। तो सही है, आप लोग सही हो, यहाँ पे वो दोनों के साथ रिलेट करता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ किसको ध्यान में लेना है? हमें ध्यान में लेना है सिर्फ और सिर्फ किसको? कैटायन की रेडियस को। किसको? सिर्फ और सिर्फ कैटायन की रेडियस को ध्यान में लेना है। यानी कि अगर मैं
रेडियस रेशियो को बढ़ाना चाहता हूं या वो बढ़ रहा है तो मेरी कैटायन की रेडियस भी बढ़ रही होगी। ये अगर मैं कम करूंगा तो ये भी कम हो रहा होगा। मतलब कि रेडियस रेशियो, इस सेंटेंस को खास लिख दीजिए और याद रख दीजिए खास क्या, रेडियस रेशियो is depends upon, radius ratio is depends upon the radius of cation। अब ऐसा क्यों, आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर ऐसा बोल रहा है तो एक्चुअल में दोनों के साथ रिलेट कर रहा है, लेकिन एक को ही लेके मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं आज हमारा जो टॉपिक रेडियस रेशियो फॉर आयोनिक कंपाउंड है, वो आयोनिक कंपाउंड के अंदर रेडियस रेशियो हम किसी भी प्रकार के, ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए जो कि आयोनिक है, फिर से बोल रहा हूं, जो कि आयोनिक है, आयोनिक कंपाउंड के लिए मैं अगर रेडियस रेशियो अप्लाई कर रहा हूं तो उसके अंदर भी अलग अलग टाइप के हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे। जैसे कोई लीनियर स्ट्रक्चर लीनियर है, या कोई ट्रायंगुलर है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, क्लियर। तो वैसे अगर हमारे पास अलग अलग प्रकार के जो भी स्ट्रक्चर होंगे, वो स्ट्रक्चर के लिए हमें एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, क्या कि रेडियस रेशियो जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैटायन पे ही डिपेंड क्यों करेगा, क्योंकि हमें वो कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में खास देखना है। वो कंपाउंड जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैं एक कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि क्या है, ट्रायगोनल शेप का है फॉर एग्जांपल, या ट्रायंगुलर शेप का है, तो उसकी स्टेबिलिटी, उसकी जो आयोनिक है उसकी स्टेबिलिटी कौन सी बातों पे डिपेंड करेगी, तो वो खास आपको ध्यान रखना है कि हम किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर का रेडियस रेशियो लिखते हैं तो वो रेडियस रेशियो लिखने के पीछे उनकी स्टेबिलिटी रहेगी। रेडियस रेशियो के पीछे क्या रहेगी, स्टेबिलिटी। यानी कि यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ उस बात को भी कि जितना आपका रेडियस रेशियो ज्यादा होगा, जितना आपका रेडियस रेशियो ज्यादा होगा, उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों, वो मैं जब आपको फिगर समझाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों। ऐसा क्यों सर बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी क्यों बढ़ेगी, पर एक्चुअल में स्टेबिलिटी बढ़ने के पीछे भी कुछ रीजन है, कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि भाई स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ पे वो भी मेंशन कर देता हूँ कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन कौन सी बातों पर स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। तो सबसे पहला कि आपको स्टेबिलिटी अगर चेक करनी है कोई भी कंपाउंड पास में, अब सीधी सी बात है कि भाई मेरे पास एनायन का गोला है और कैटायन का गोला है, तो वो प्रॉपर अरेंज होगा ना, प्रॉपर अरेंज अगर हुआ होगा तो ही वो स्टेबल होगा। हमने बात की थी ना कि हमारे पास अगर 2D स्क्वायर स्ट्रक्चर है और 2D हेक्सागोनल है, तो 2D हेक्सागोनल होता है वो ज्यादा क्लोज रहता है, मतलब कि ज्यादा स्टेबल रहता है। सेम यहाँ पे भी आपको सबसे पहले तो वो चीज के लिए क्या करना होगा कि जो भी मेरे पास कैटायन है या तो जो भी मेरे पास एनायन है, क्या जो भी मेरे पास कैटायन है या जो भी मेरे पास एनायन है, वो कैटायन या तो एनायन, वो दोनों को मुझे स्फीयरिकल बॉल शेप का, यानी कि स्फीयरिकल शेप का एज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर ना, स्टेबिलिटी में तभी चेक कर पाऊंगा और एक्चुअल में होता भी है। या क्या कैटायन एनायन दोनों को मुझे क्या कौन से शेप का, स्फीयरिकल शेप का एज्यूम करना पड़ेगा। दूसरा, स्टेबिलिटी कब ज्यादा बढ़ेगी, जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ प्रॉपरली एक दूसरे के पास होंगे। क्लियर ना, पास होंगे। साथ में ही दूसरी एक बात कि भाई नेगेटिव एक दूसरे के पास नहीं होने चाहिए या पॉजिटिव एक दूसरे के पास नहीं होने चाहिए। पर हमने यहाँ पे बोल दिया कि रेडियस रेशियो सिर्फ और सिर्फ कैटायन पे डिपेंड करता है। क्लियर, तो रेडियस रेशियो अगर कैटायन के ऊपर डिपेंड करता है तो एनायन तो उसके सराउंडिंग में होंगे। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मेरे पास यहाँ पे जैसे कि एक ये एटम है, क्लियर ना, ये एक एटम है। अब उसके आसपास मेरे पास कोई दूसरे अलग अलग टाइप के एटम ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे लगे हुए हैं, रेडी, ऐसा होता नहीं लगा हुआ है। तो ये अगर खुद कैटायन जो है जो कि बीच में है, तो उसके आसपास जो ये एनायन होंगे, वो एनायन उसके लिए भी कुछ प्रॉपर प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना कि भाई एनायन अगर एक दूसरे के पास होंगे तो भी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी कब, जब एक दूसरे के पास पॉजिटिव नेगेटिव होंगे वो। क्लियर ना, और नेगेटिव अगर पास होंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है भाई नेगेटिव यानी एनायन, क्या नेगेटिव यानी एनायन
must anion must have some distance to each other, some distance to each other. क्लियर ना कि भाई anion must have some distance to each other. anion के पास थोड़ा बहुत तो जगह होनी चाहिए. अगर पास पास में जाएंगे तो रिपल करेंगे मतलब पूरा एटम बिखर जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. और सबसे इंपॉर्टेंट एनायन कैटायन जो है, एनायन कैटायन एक दूसरे के बहुत पास पास होने चाहिए, यानी कि क्लोज टू ईच अदर. या तो आप ऐसा लिख सकते हो, यहां पे एक चीज और लिख सकते हो कि मैक्सिमम एनायन अरेंज टू कैटायन वाइस वर्सा. सेम ना, वाइस वर्सा इन द सेंस कि जैसे मैक्सिमम एनायन अगर कैटायन के आसपास अरेंज हुआ है तो मैक्सिमम कैटायन भी एनायन के आसपास अरेंज होने चाहिए. ऐसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए. क्लियर ना. अब ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में थोड़े से नहीं जा रहे होंगे, मैं आपको उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हम रेडियस रेशियो जो पढ़ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे ऐसी बात की कि रेडियस रेशियो जो होता है वो डिपेंड करता है कैटायन की रेडियस के ऊपर. क्लियर. तो यहाँ पे एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि साइज जो होती है, साइज कैटायन की जो रेडियस इन द सेंस साइज, कैटायन की जो साइज होती है वो साइज के ऊपर रेडियस रेशियो खास डिपेंड करता है कि कौन से साइज का अगर मेरे पास कैटायन है तो कौन से साइज का मेरे पास कौन सा मेरा रेडियस रेशियो होगा. तो यहाँ पे आपको एक चीज मैं ये क्लियर कर दूं. देखिए जैसे कि एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ. एग्जांपल से पहले आप एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिए तो ज्यादा क्लियर कर देंगे कि जो भी हम क्यूबिक स्ट्रक्चर लेंगे, जो भी प्रकार का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लेंगे, उस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे जो एनायन होते हैं वो एनायन ऑलवेज पैकिंग होगा. मतलब कि एनायन ऑलवेज क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे. और कैटायन जो होंगे, कैटायन ऑलवेज क्या होगा. इससे आपको ये सेंटेंस से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. कैटायन होगा वो क्या करेगा, ऑलवेज वॉइड्स में जाएगा. क्लियर ना. मतलब क्या कि भाई जैसे यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये एक अरेंजमेंट है. क्लियर ना. एक एटम की मेरे पास फॉर एन एग्जांपल ऐसी सिंपल एक अरेंजमेंट मेरे पास है. तो ये जो अरेंजमेंट मेरे पास है, ये अरेंजमेंट के अंदर ये जो आपको बड़े बड़े गोले दिख रहे हैं वो गोले कौन होंगे, एनायन होंगे. कौन होंगे, एनायन. ये बात हो रही है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड के लिए. और वॉइड्स में कौन रहेंगे, कैटायन. कौन रहेंगे, ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं वहां पे कौन रहेंगे, कैटायन. यानी कि इस प्रकार की अरेंजमेंट होगी किसमें, आयोनिक कंपाउंड के अंदर, जब हम रेडियस रेशियो की बात करेंगे तब. अब ये स्टेटमेंट को लेके हम ये सारी बातें क्लियर करते हैं. फिर से एक बार आ जाइए. हमने क्या बात किया भाई, पहले तो रेडियस रेशियो समझ लीजिए. रेडियस रेशियो क्या है, रेडियस रेशियो मतलब क्या कि भाई कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम रेडियस रेशियो कहते हैं. बराबर. सो सबसे पहले तो कैटायन एनायन पे डिपेंड करेगा क्योंकि उसके अंदर होगा वो रेडी. उसका जो रेडियस रेशियो है, माफ कीजिए, रेडियस रेशियो जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कैटायन की साइज के ऊपर. अब कैटायन की साइज के ऊपर क्यों, देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज बताई हुई है. ये फर्स्ट ये देखिए, ये चीज मैं आपको एक एक करके सारे सेंटेंस समझाना चाहता हूँ. इसके ऊपर सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी. ये स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा कि भाई रेडियस रेशियो ऑलवेज कैटायन की साइज के ऊपर डिपेंड करेगा. तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि मेरे पास एक छोटा सा एटम है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये छोटा सा एटम है. क्लियर. ये रहा एक पॉइंट लाइक एटम. इतना बड़ा भी नहीं करते, थोड़ा पॉइंट लाइक एटम, मतलब कि बहुत छोटा सा एटम. अब वो एटम अगर क्या है, कैटायन, क्योंकि मैंने बात की रेडियस रेशियो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कैटायन के ऊपर. तो अगर ये एटम के सराउंड में अगर मैं कोई एटम को अरेंज करना चाहूंगा तो कितने एटम अरेंज कर पाऊंगा, तो मैक्सिमम 2 ही एटम अरेंज होंगे ना. सही है, मैक्सिमम 2 ही एटम अरेंज होंगे, उससे ज्यादा अरेंज हो पाएंगे. क्यों, क्योंकि अरेंज करने जाऊंगा तो फिर इसको टच नहीं होगा. ये जो बीच वाला पार्ट जैसे कि ये एनायन और बीच वाला पार्ट जैसे कि कैटायन, मैंने कहा क्लियर ना, ये एनायन है, बीच वाला पार्ट कैटायन. क्लियर. तो ये जो है बीच वाला जो भाग है वो जितना छोटा होगा उतना जो है हमारा जो भी एनायन है उसके आसपास कम आ पाएगा ना. यानी कि रेडियस ऑफ रेशियो इज डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ कैटायन.
कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी उतना रेडियस रेशियो छोटा होगा। यहाँ पे लिखे देखो मेरा रेडियस रेशियो डिपेंड्स ऑन द अपॉन द सॉरी रेडियस ऑफ कैटायन, यानी कि कैटायन की साइज पे डिपेंड करेगा। कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी उतना रेडियस रेशियो कम होगा, कैटायन की साइज बढ़ेगी उतना रेडियस रेशियो बढ़ेगा। क्यों? अब इसी की कंपैरिजन में मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। देखिए मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, रेडियस रेशियो मैंने बढ़ा दिया, मैंने एटम बीच वाला बड़ा कर दिया। तो देखिए इसके आसपास तो कितने सारे एटम आ पाएंगे, 2 3 4 5 एटम आ गए, सही है ना। देखिए नेगेटिव एटम कितने आ गए, 5, बीच में पॉजिटिव है, रेडी। और यहाँ पे आपको सारी कंडीशन फुलफिल करवानी है, ये सारी कंडीशन, ये 3 कंडीशन तो मेन फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाकर स्टेबिलिटी की बात आएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि रेडियस रेशियो इज डिपेंड्स ऑन सॉरी रेडियस रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी यानी कंपाउंड की। क्यों? क्योंकि जितना रेडियस रेशियो ज्यादा होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो रेडियस होगी वो बहुत छोटी होगी, यहाँ पे रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, दोनों की रेडियस मिलके आएगा। यहाँ पे तो खुद की रेडियस इतनी छोटी है कि बाजू वाले रेडियस की तो बात ही नहीं हो सकती। यानी कि स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, रेडियस रेशियो के ऊपर। जितना रेडियस रेशियो बढ़ेगा, क्या जितना रेडियस रेशियो बढ़ेगा उतनी हमारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सही है ना। क्या? जितना रेडियस रेशियो बढ़ेगा उतनी हमारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सही है। तो ये चीज खास ध्यान रखना, हमें ये 3 कंडीशन तो खास मस्ट सेटिस्फाई करनी है, ये 3 चीजें तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। पहली कैटायन एनायन जो कि उसको स्फेरिकल शेप में एज्यूम करना है, हमने स्फेरिकल शेप में एज्यूम कर लिया। देन आफ्टर एनायन मस्ट हैव सम डिस्टेंस टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे एनायन के बीच में डिस्टेंस होना, बीच में क्या आ गया, एटम आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा एटम लिखता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। चलिए इतना बड़ा एटम किया तो मैं इसके आसपास कितने एटम को रख पाऊंगा, 3, जिसके बीच में थोड़ी सी जगह होगी। देखिए यहाँ पे तीनों के बीच में जगह है थोड़ी सी, क्लियर। सो एटम एटम के बीच में क्या होनी चाहिए, एटम एटम के बीच में सॉरी एनायन के बीच में क्या होना चाहिए, जगह होना चाहिए। तो वो भी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। देखा ना, समझ में आया ना। जितना वो दूर, देखिए पास में होगा तो स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि एनायन क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। एनायन क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। सेम तीसरा, एनायन कैटायन क्लोज टू ईच अदर फॉर मैक्सिमम अरेंजमेंट, सॉरी मैक्सिमम एनायन अरेंज टू नियर अबाउट मैक्सिमम कैटायन, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे के क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। वो जितने पास होंगे उतना उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, यानी कि उतना स्टेबिलिटी क्या बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा, सही है ना, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा खास कि ये टॉपिक के ऊपर से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या? एनायन वो पैकिंग करेगा, ये एनायन जो है ना वो पैकिंग करेगा, और कैटायन क्या करेगा, वॉइड में चला जाएगा, रेडी। एनायन क्या करेगा, पैकिंग करेगा, कैटायन क्या चलेगा, वॉइड में। लाइक आइसक्रीम, हम जैसे बादाम वाला आइसक्रीम खाते हैं ना, तो आइसक्रीम जो होता है वो क्या होता है हमारा नॉर्मल, जो ये पैकिंग कर रहा है वो, बीच में जो बादाम और काजू किशमिश वगैरह आते हैं वो क्या हो जाएंगे, ये वॉइड। सिंपल ना, क्लियर। सो यही होता है ना कि पहले हम जैसे आइसक्रीम भरा गया है, सॉफ्ट आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ, सॉफ्ट आइसक्रीम जो होता है फिर उसको हार्ड बनाया जाता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, पहले वो बादाम वगैरह बिखर के फिर आइसक्रीम डालते हैं, नहीं, क्या करते हैं हम पहले आइसक्रीम वगैरह डाल के उसके अंदर बादाम वगैरह फिर मिक्स करते हैं, क्लियर ना। तो ये ध्यान रखना है आपको खास, तभी प्रॉपर अरेंजमेंट हो पाएगा ना, वरना सब नीचे बैठ जाएंगे, नीचे रह जाएगी बादाम वगैरह। सो ध्यान रखना है यहाँ पे खास आपको ये चीज जो मैंने बताई हो, क्लियर। क्या कि रेडियस रेशियो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कैटायन की साइज के ऊपर। कैटायन की साइज जितनी छोटी उतना रेडियस रेशियो छोटा, और ये सारी बातें उसी के ऊपर डिपेंड करती है। जितना रेडियस मैं बढ़ाता जाऊंगा, जितना मैं रेडियस बढ़ाता जाऊंगा उतना क्या होगा, मेरा जो रेडियस रेशियो है बढ़ेगा, और उतनी ही मेरी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एक और बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कर दीजिए, बहुत काम की चीज है ये, कि जितना रेडियस रेशियो बढ़ेगा, जितना रेडियस रेशियो बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ नेबरिंग एटम बढ़ेंगे ना, सही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे रेडियस छोटी तो 2 ही एटम आ पाए, थोड़ा रेडियस मैंने बढ़ाया तो 3 एटम आए, और बढ़ाया तो 6 एटम आए। यानी कि जितना मेरा रेडियस रेशियो बड़ा होगा उतना ही मेरे आसपास नंबर ऑफ नेबर एटम जो सराउंडिंग में होंगे वो नंबर ऑफ नेबरिंग एटम जो भी सराउंडिंग में होंगे वो बढ़ेंगे। तो अगर सराउंडिंग के अंदर नेबरिंग एटम बढ़ेंगे तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्लियर। ध्यान रखना, सारी बातें बहुत कुछ कह रही है आपको, बहुत कुछ बातें, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू निकल सकते हैं, निकालने हो तो। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, वो चीज हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर देख ली कि भाई पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, माफी ये 2 नहीं होता,
4, उसके बाद 6 या 8 या 12 अलग अलग टाइप के जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है अलग अलग क्लोज पैकिंग के अंदर, तो अलग अलग क्लोज पैकिंग के अंदर भी ये चीज तो आ ही रही है, क्लियर ना, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि रेडियस रेशियो बढ़ रहा होगा आयोनिक कंपाउंड के लिए। जैसे कोई बीसीसी स्ट्रक्चर में लेता हूं, एफसीसी स्ट्रक्चर लेता हूं, तो उनके लिए रेडियस रेशियो क्या है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको रेडियस रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है, उसका कोई काम नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है आपको, कितना आया किस तरीके से आया वो जरूरत नहीं है, पर आपको याद रखना है अलग अलग टाइप के जो भी मेरे पास स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना जैसे कि लीनियर, लीनियर ये बात करते हैं, ये लीनियर हो गया, क्लियर ना, लीनियर, ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के बाद ये हो गया मेरे पास 6 स्ट्रक्चर है, 6 आसपास है, बीच में तो मेरे पास हेक्सागोनल हो गया, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा कि भाई 1 2 है तो लीनियर, फिर ट्रायंगोनल, एक टेट्राहेड्रल भी आ सकता है बीच में, अगर एक एटम में जो टेट्राहेड्रल जो है, देन आफ्टर ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होता है, देन बीसीसी के लिए क्या होता है, मोर देन बीसीसी देन एफसीसी के लिए क्या होता है, क्लियर। तो उसका एक मैं यहाँ पे बॉक्स आपको बना देता हूँ, आपको ये रेडियस रेशियो की जो रेंज है वो याद रखनी है कि भाई कौन से स्ट्रक्चर के लिए कौन कितना रेडियस रेशियो होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा खास। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, रेडियस रेशियो की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कितना आया रेडियस रेशियो, पर मैं आपको वो जरूर दिखा दूंगा अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है कि सर रेडियस रेशियो अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको कोई भी एक स्ट्रक्चर का रेडियस रेशियो करके दिखाता हूं। चलिए कोई भी एक स्ट्रक्चर का मैं आपको रेडियस रेशियो करके बताता हूं कि भाई इसका रेडियस रेशियो इस तरीके से निकाला गया, वैसे ही बाकी सारे रेडियस रेशियो निकाले जाएंगे, क्लियर। हालांकि आपको वो भी नहीं करना है, जो मैं करने वाला हूं वो भी आपको नहीं करना है, पर सिर्फ आपको दिमाग में बैठे कि एक्चुअल में रेडियस रेशियो का सेंस है क्या, ठीक है। ये सारी बातें जो हमने बोली, ये सारी बातें सर क्यों बोल रहे हैं, क्यों ऐसा रेडियस रेशियो पे साइड से डिपेंड्स कर रही है, क्लियर। तो फटाफट से पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको लिख के सामने रखिएगा, जो सेकंड सेशन हमारा होगा उसके अंदर हम ये पॉइंट्स को ध्यान में लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए बच्चों, तो आपने जो आगे हमने सेशन पढ़ा था उसका एक पेज पूरा बना लिया होगा, नहीं बनाया तो बना लीजिए पहले, उसके बाद हमको देखना है, ये साइड में रखिए उसको, सामने लिख के, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। वहां पे हमने एक चीज लिखी, उसको मैं यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर देता हूँ कि हमारे जो एनायन होंगे, हमारे जो एनायंस होंगे यानी नेगेटिव आयन जो होंगे वो फिक्स रहेंगे, फिक्स इन द सेंस उसका जो रेडियस होगा वो चेंज होगा नहीं, मतलब कि वो पैकिंग करेंगे, क्लियर ना, वो पैकिंग करेंगे। और हमारे जो कैटायंस थे यानी कि जो हमारे पॉजिटिव आयन थे उसकी साइड हम वेरी कर सकते हैं, क्लियर ना, उसकी साइड हम वेरी कर सकते हैं, यानी वो जो है ये जैसे पैकिंग कर रहे थे वैसे ये क्या करेगा, ये बीच में रहेगा वॉइड, क्लियर ना। वहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो मैं वापस लिखता हूं उसको, कि एक छोटा सा मैंने एक एटम लिया, तो इससे क्या होगा, ऐसे 2 ही एटम उसके आसपास ऐसे कवर हो पाएंगे, क्लियर। यानी कि मैं ये जो नेगेटिव आयन है उसकी साइज क्या कर रहा हूँ, फिक्स रख रहा हूँ, और इसकी साइज ये जो बीच में जो पॉजिटिव आयन है, बीच में है पॉजिटिव आयन जो है वो, ये जो है उसको थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव आयन है, क्लियर। सो वो हम वेरियस कर सकते हैं, मतलब उसको हम वेरी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, उसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये जो है उसके लिए मेरी जो नॉर्मल जो मेरा रेडियस रेशियो बनने वाला है वो बहुत छोटा है, थोड़ा बड़े के लिए बात करें तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए कि जैसे मैंने बात की, मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, उसके एटम को बढ़ा दिया, साइज क्या कर दी उसकी बढ़ा दी, क्लियर ना, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो उसके आसपास कितने एटम कवर हो रहे हैं, देखिए उसके आसपास 3 एटम कवर हो रहे हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो। और ये 3 एटम को भी आपको ध्यान रखना है, ये उसी तरीके से अरेंज करना है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कि वो भी एक दूसरे को टच ना कर पाए, टच नहीं होने चाहिए, वो एटम एक दूसरे को क्या टच होने चाहिए नहीं, बीच में क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। चलिए क्लियर, वो एक दूसरे को अब टच नहीं कर रहे, नेगेटिव आयन है इसलिए उसको दूर दूर रखना पड़ेगा, जितना दूर रहेंगे उतनी स्टेबिलिटी, पास रहेंगे तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्लियर ना, पास रहेंगे तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी उनकी। रेडी, अब समझिए, ये जो है खुद बीच में है वो पॉजिटिव आयन है, आसपास में हमारे पास क्या है, नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। अब समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझना, मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ऐसा मैं नॉर्मल सब ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल समझना, उसको साइड में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि भाई मेरा एक गोला यहाँ है, उसका ऊपर का सेंटर ये रहा, क्लियर ना। अब ये गोला जो यहाँ है उसका सेंटर ये रहेगा, मतलब कि एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बनेगा, वो तो तय है, क्लियर ना। ये जो 3 मैंने दिखाया है साइड में, क्लियर, इसलिए उसको मैंने साइड में दिखा दिया। यहाँ पे जो ये 3 में दिखा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको पता चले, ये 3 मैंने जो ट्रायंगल ड्रॉ किए है, 1 2 और 3, ये जो 3 पॉइंट दिखा रहा हूँ, वो पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट है और इसका सेंटर पॉइंट है, और बीच में मेरा एक पॉजिटिव पार्ट है, बीच में मेरा एक दूसरा एक गोला है, क्लियर ना, तो उसका एक सेंटर पॉइंट है यहाँ पे। रेडी, समझना अच्छे तरीके से बच्चों। तो मैं अब यहाँ पे जैसे आपको समझाऊं कि वो गोला है, वो गोले के अंदर मुझे अगर रेडियस देखनी हो तो ये अंदर बीच वाला जो गोला है, छोटा सा गोला,
ये गोला, उसकी रेडियस सपोज मैं लेता हूँ r1 या व्हाटएवर कोई भी ले सकते हो, चलिए मैं स्मॉल r लेता हूँ, और ये जो बड़ा येलो कलर का जो गोला है जो बाहर का, ये मेरा नेगेटिव आयन है और ये मेरा पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन की जो रेडियस है जो मुझे फिक्स रखनी है, क्लियर ना, मैंने क्या कहा पॉजिटिव आयन की यानी कि कैटायन, माफ कीजिए नेगेटिव आयन जो है मेरा, सॉरी क्लियर, उसकी मुझे क्या करनी है, पॉजिटिव आयन जो है उसको मुझे वेरीज करना है, मतलब कि पॉजिटिव आयन इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ये फिक्स रखना है, नेगेटिव आयन है ये, क्लियर ना, ये मुझे क्या रखना है, ये आयन जो रेडियस है फिक्स, मतलब उसको मैं कैपिटल R कह देता हूँ, बराबर। तो यहाँ पे जो गोला है समझना, यहाँ पे जो एक गोला है, देखिए ये गोला एक है, तो उसके बीच में एक गोला यहाँ पे भी है, रेडी, एक ही गोले को मैं दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक ही गोले को, आपको ज्यादा क्लियर रहे, रेडी। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट जो है व्हाइट कलर का, ये रेडियस जो है, ये रेडियस वो क्या है, कैपिटल R, और ये जो छोटी सी रेडियस है, ये रेडियस वो क्या है, स्मॉल r, क्लियर ना, रेडी। तो यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ, r प्लस r हुआ। मैं कोई एक की कैलकुलेशन आपको करवा रहा हूं, जैसे मैं ये 3 गोले कवर हुए उसकी कैलकुलेशन करवा रहा हूं, बराबर। सो r प्लस r हो गया, r प्लस r टोटल हुआ वो। अब समझिए इसी के अंदर अगर मैं ऐसा एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं, कोई भी एक पॉइंट तक, यहाँ पे जैसे, रेडी, समझ में आई ना बात, कोई भी एक पॉइंट तक, जैसे यहाँ पे ये है, वैसे यहाँ पे एक मैंने कर दिया ऐसे, ये एक मेरा ट्रायंगल बन गया, सिंपल ना। आप कहीं पे भी ट्रायंगल बना सकते हो। मैंने अगर यहाँ पे ये गोला लिया होता तो मैं यहाँ पे भी ऐसा ट्रायंगल बना सकता था, ऐसा ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना सकता था। अगर ये गोला लिया तो यहाँ पे भी ट्रायंगल बना सकता था, कहीं से भी, क्लियर। अब मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, समझना, ये मैंने ट्रायंगल बनाया है, बराबर, अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ कैलकुलेशन करने के लिए। ये पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ये मेरा इस साइड वाला पॉइंट, क्लियर। अब यहाँ मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, मतलब कि ऐसे एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, क्लियर। तो मेरा जो ये पार्ट, ये जो एंगल है, ये एंगल, वो एंगल कौन सा बन जाएगा, 30, सिंपल है ना। अगर ये एंगल पूरा 60 होगा तो आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो यहाँ पे मैंने 90 बोल दिया है, रेडी ना। समझना अच्छी तरीके से बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मैंने इतना ही ड्रॉ किया है, इतना ही। तो ये पूरा पार्ट है, जो ये पूरा पार्ट, यहाँ पे ये 90 है, ये क्या है 90। चलो इसको थोड़ा सीधा रख रहा हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, इससे आपको थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा। अब मैं ये गोला भले यही रहा, लेकिन मैं एक गोला यहाँ पे और बढ़ा देता हूँ, चलिए रेडी, एक गोला यहाँ पे है, और इस गोले को लेके हम बात करें तो इसकी जो रेडियस है ये, वो कितनी है, कैपिटल R, सेम इसके जैसा ही जैसे वो है, और ये छोटे सी की जो रेडियस है, छोटे की रेडियस वो कितनी है, स्मॉल r, क्लियर। मतलब वो पूरा जो है, ये पूरा वो कितना हो जाएगा, पूरा जो है वो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे ही, रेडी। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको ज्यादा पता चलेगा, यहाँ पे 90 बना, ये जो है उसमें 90 बना, मतलब कि ऐसा है। मैं बाहर, अब थोड़ा क्लियर होगा आपको, चलिए रेडी, 90 करवा दिया। अब ये तो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का कितना है, हाइपोटेनस मेरे पास है r प्लस r। अब ये मैंने कितना बताया आपको, 30, क्योंकि पूरा कितना होता है 60, तो आधा कितना हो जाएगा 30, क्लियर। और ये जो बेस है, बेस ये तो कितना है, वो तो मुझे पता ही है, बेस ये पूरा जो गोला है वहां पे वो कितना है, कैपिटल R, क्योंकि बेस ये गोले की रेडियस तो R ही है ना, मतलब ये कितना होगा R, रेडी ना, समझना अच्छी तरीके से, रेडी। अब मुझे इसके ऊपर से ये नहीं ढूंढना है, मुझे सिर्फ क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है रेडियस रेशियो। मुझे क्या ढूंढना है, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो किसे कहा था हमने, रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन। मतलब कि यहाँ पे कैटायन और एनायन की जो रेडियस है वो हमारे केस के अंदर क्या है, हमारे केस के अंदर कैटायन की रेडियस क्या है, कैपिटल माफ कीजिए स्मॉल r, और एनायन की रेडियस क्या है, कैपिटल R। मतलब कि हमें ये रेशियो चाहिए, r/r का रेशियो चाहिए, कौन से शेप के लिए, ये शेप के लिए। तो ये शेप सबसे पहले आपको दिख ही रहा है, ट्रायंगुलर शेप है, क्लियर ना, ट्रायंगुलर या ट्रायंगोनल लिख सकते हो, ट्रायंगुलर शेप है ये, क्लियर, समझ आ रहा है ना, सीधा ट्रायंगुलर शेप है, क्लियर। तो ट्रायंगुलर शेप के लिए हम अगर यहाँ पे बात करें तो उसकी कैलकुलेशन अगर मुझे करनी हो तो मैं वैल्यू रख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे 30 ले लिया, अब मैथ्स का थोड़ा यूज है, अगर यहाँ पे मेरे पास 30 है, ये दोनों की वैल्यू b है, क्लियर, और इन दोनों में से मुझे वैल्यू चाहिए, तो जिसमें हाइपो और नियरेस्ट साइड आती हो, यानी कि एडजेसेंट साइड आती हो, वो कौन सा है, तो cos, क्लियर ना, नॉर्मल है। अब तो मैथमेटिक्स का थोड़ा टर्म है, cos 30 अगर मैं लगाता हूं cos 30 यानी कि ये हो जाएगा नियरेस्ट अपॉन हाइपो, मतलब कि कैपिटल R बाय कैपिटल R, ये देखिए बाय हाइपोटेनस। cos 30 की वैल्यू मेरे पास है √3/2 इज इक्वल टू R डिवाइड बाय R प्लस R, सिंपल ना, क्लियर। देख लीजिए क्या करना है, cos 30 की वैल्यू मेरे पास है √3/2, ये
ऑलरेडी है। अब मुझे रेशियो चाहिए r बाय r का, तो पहले मुझे r और इस r को दोनों को सामने सामने अलग करना पड़ेगा, तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं बाई √3r प्लस r, अलग कर दिया, सामने 2r हो गया। रेडी, क्लियर, समझ में आई बात। चलिए एक बड़े r वाले को पहले साथ में देखना पड़ेगा, तो इसको पहले मल्टीपल कर देते हैं, √3r प्लस √3r इज इक्वल टू सामने 2r है। ये बड़े वाले को इस तरफ ले लेते हैं, इसको जान देते हैं कि दोनों को पॉजिटिव रखते हैं। चलिए, तो इस तरफ रहा √3r, सामने क्या हो जाएगा 2r था, ये उस तरफ क्या हो गया माइनस √3r, कैपिटल R कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या जाएगा 2 माइनस √3, इस तरफ तो √3r था ही। अब क्या करो, हमें r बाय r चाहिए ना, तो इस r को यहाँ ले लो, इस √3 को यहाँ ले लो, मतलब कि r बाय r वो कितना हो जाएगा 2 माइनस √3 बाय √3, अलग अलग दे दो तो 2 माइनस √3 माइनस 1, यानी कि r बाय r का रेशियो मेरे पास कितना आ गया 2 बाय √3 माइनस 1। आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, आपको मैंने पहले भी बताया, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि रेडियस रेशियो एक्चुअल में क्या है। रेडियस रेशियो मुझे मिला ट्रायंगुलर शेप के लिए कितना मिला, ये इसकी कैलकुलेशन करोगे तो नियर अबाउट 0.155 समथिंग आएगी। क्लियर, बस मैं जो वो वैल्यू बोल रहा हूँ 0.155 समथिंग जो वैल्यू आएगी ट्रायंगुलर के लिए, वैसे ही 4-5 शेप के लिए आपको ये वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है वो आपको याद रखना है। ठीक है, किस तरीके से आया मैंने आपको सिखा दिया, फिर से एक बार देख लीजिए। कोई एक शेप मैंने सिखाया है, वैसा कोई भी शेप हो सकता है, जैसे मैं टेट्राहेड्रल ले लूं, यहाँ पे ट्रायंगुलर है, टेट्राहेड्रल ले लूं, टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होगा, ऐसे है फॉर एग्जांपल, एक और यहाँ पे बीच में आएगा, या 3 के बीच में एक आ रहा है, क्लियर है, बीच में आ रहा है, तो ये शेप भी होगा। अगर 3D में जाएंगे, इन शॉर्ट अलग अलग शेप के अंदर अलग अलग बनेंगे, तो उसका टेबल आपको याद रखना है। 5 से 6 जो वैल्यू है, वो वैल्यू यहाँ पे टेबल में मेंशन कर रहा हूँ, आपको वो वैल्यू खास याद रखनी है, क्योंकि उसमें से एमसीक्यू आते हैं। आपको ये कैलकुलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन को मैंने सिर्फ आपको बताई किस तरीके से रेडियस रेशियो निकाले जाते हैं। रेडियस रेशियो कैलकुलेशन याद नहीं करनी, रेडियस रेशियो है क्या वो समझ में आ गया होगा आपको। रेडियस रेशियो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इसीलिए मैंने पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा था, रेडियस रेशियो डिपेंड करता है भाई पॉजिटिव आयन के ऊपर, यानी कि कैटायन के ऊपर। कैटायन की साइज आप जितनी वेरी करोगे, छोटा बड़ा और बड़ा, सही है ना। पहले छोटा सा तो पहले 3 था, और थोड़ा बड़ा करूंगा तो 5 आ जाएंगे उसके आसपास, और बड़ा करूंगा तो उसके आसपास 6 आ जाएंगे। क्लियर, तो डिपेंड करेगा भाई उसके आसपास। जनरली देखना, जनरली केसेस के अंदर देखिए 2 आया, देखो उसके आसपास देखो ये लीनियर था, ये लीनियर है ना, देखिए लीनियर है सीधा, यानी कि 2 एटम आए, सो 2 आ सकता है, देन आफ्टर 3 आ सकता है, उसके आसपास 4 आ सकता है। रेडी, देन उसके आसपास के एटम की बात कर रहा हूं, 5 तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे 6 आ सकता है। क्लियर, आसपास 8 हो सकते हैं कुल मिला के। क्लियर, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास वैरायटी है, वो वैरायटी को मैं अगले सेशन में यहाँ पे लिखूंगा ये बोर्ड के आसपास। ठीक है, ध्यान रखिएगा खास कि आप लोगों को ये वैल्यू ये कैलकुलेट करना नहीं सीखना, इसकी जरूरत भी नहीं है, बार बार यही बोल रहा हूँ, बच्चे इसको पीछे पड़ जाएंगे, ये नहीं करना है। आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन से शेप के लिए कितना रेडियस रेशियो होता है, बस। पर ये मैंने बताया कि रेडियस रेशियो एक्चुअल में है क्या। आयोनिक कंपाउंड के लिए रेडियस रेशियो क्यों पॉजिटिव आयन के ऊपर ही डिपेंड रहता है, क्योंकि उसकी साइज के ऊपर तो सब कुछ है निर्भर। तीन कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है। देखिए कैटायन एनायन दूर जाने चाहिए, क्लियर, एनायन दूर है, क्लियर, कैटायन एनायन दूसरे के पास होने चाहिए, वो भी है, उसको स्फेरिकल शेप में एज्यूम करना है, वो भी है। मतलब कि स्टेबिलिटी के लिए वो 3 पॉइंट आपको खास याद रखने हैं जो रेडियस रेशियो के ऊपर, रेडियस रेशियो की जो मेन बात है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए बॉक्स बना देता हूं, वो बॉक्स आपको याद रखना है। और उसके बाद जो आपके डाउट्स है कि भाई बीसीसी और एफसीसी के लिए सर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो मैं सिखा देता हूं। चलिए देख लीजिए। सो बच्चों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये चीज आप देख लीजिए, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे जो मैंने रेंज लिखी है, आपको एग्जाम में पूछते हैं तो डायरेक्ट एक्चुअल रेशियो नहीं पूछते, बल्कि रेंज पूछते हैं, कहां से कहां तक है। अगर आप रेंज भी आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको आसानी से आंसर मिल जाता है। ठीक है, अलग अलग शेप के लिए मैंने लिखा हुआ है। देखिए कैटायन टू एनायन रेशियो मेरे पास है, लीनियर शेप अगर है, लीनियर शेप, एक शेप को मैं समझाता हूं, जैसे लीनियर शेप हो गया, क्लियर, जगह बीच में नहीं है, बीच में जगह नहीं है, बहुत छोटा सा लीनियर शेप ऐसा है, तो लीनियर शेप हो गया। क्लियर, तो उसके लिए मेरे को 2 आइटम साइड में कवर हुए, देखिए कवरिंग आइटम कितने हुए 2, ये सब के सब एक प्रकार के वॉइड जनरेट करते हैं। क्लियर, ये सब के सब एक प्रकार के वॉइड जनरेट करते हैं, ये वॉइड के रिलेशन में रेशियो है, क्योंकि हम वॉइड लिया था ना, हमने वैरी करता हुआ किसको लिया था, ये वॉइड, पॉजिटिव आयन था वो तो वॉइड था ना, मैंने पहले भी आपको समझाया, ये वॉइड था। और नेगेटिव आयन जो मेरा बड़ा जो था वो क्या था, वो मेरा कैटायन जो था, बड़ा सा एटम जो था पॉजिटिव आयन, वो क्या था, वो पैक कर रहा था। क्लियर ना, स्ट्रक्चर के अंदर वो पैकिंग कर रहा था। सो ट्रायंगुलर शेप अगर मैंने ट्रायंगुलर अभी बताया मैंने आपको 3, अगर कितने होंगे ट्रायंगुलर के आसपास, ये जो मैंने लिखे वो सराउंड में कितने एटम होते हैं जो वॉइड जनरेट करते हैं,
0.155 से लेके 0.25225 तक, क्लियर। देन टेट्राहेड्रल में 4 होते हैं, आपको पता है टेट्राहेड्रल 4 एटम से जनरेट होता है। ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 चाहिए, बीसीसी के लिए 8 चाहिए, क्लियर। तो उसका रेशियो मैंने यहाँ मेंशन किया है, इस बात को खास लिख लीजिए क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है, सीधा आता है। तब आप कैलकुलेट करने नहीं बैठना, तब आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, उससे बेटर सीधा याद रख लीजिए, सीधा याद रख लीजिए, क्लियर। ये 5 और 5 सीधा याद रख लीजिए, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। देन आफ्टर बीसीसी के बाद अगर लिखना हो तो एक और आता है एफसीसी। अगर लिखना हो तो एफसीसी के लिए आएगा वो मोर देन 1, क्योंकि वहां पे तो कितना होता है एफसीसी के अंदर, तो 12 होता है, क्लियर ना। 12 आइटम सराउंड में क्लियर होते हैं, समझ में आई बात। अब 12 आइटम सराउंडिंग के अंदर होते हैं 3D स्ट्रक्चर के अंदर, रेडी। तो फटाफट से लिख दीजिए, उसके बाद आपका जो डाउट था वो डाउट खत्म कर देते हैं कि भाई बीसीसी के अंदर या एफसीसी के अंदर कितने और कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो देख लेते हैं। चलिए फटाफट से लिख दीजिए। चलिए बच्चों, आपका जो डाउट था वो क्लियर कर देते हैं। अलग अलग प्रकार की जो भी हमारे पास अरेंजमेंट, स्पेशली आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर बीसीसी के और एफसीसी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है। आपको नंबर जानना है, उससे कोई मतलब नहीं है कि किस तरीके से आए, लेकिन फिर भी मैं पूरा लिखे पढ़ देता हूँ। जिन बच्चों को कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता नहीं है वो यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, उनको उस चीज में समझा देता हूँ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है। आगे मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी इसका बनाया हुआ है, एक बार वहां पे जाके देखिए तो पता चल जाएगा। वहां पे बीसीसी एफसीसी से बाकी रखा था, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको प्रॉपर डिराइव कर देता हूँ। देखिए हमारे पास 2D का तो मैंने अलग अलग आपको समझा दिया कि भाई 2D स्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए सबसे पहले तो आप लोग दिमाग में एक बात रख लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जो मैंने एक्चुअली में आगे सिखा दिया है आपको, जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम जो होता है, क्लियर ना। नियरेस्ट नेबरिंग एटम जो होता है उसको हम क्या कहते थे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, सॉरी नंबर ऑफ एटम, उसको क्या कहते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर ना। देखो 2D स्ट्रक्चर है भाई, 2D स्ट्रक्चर के अंदर हम माफ नॉर्मली देखते हैं, जैसे कि भाई ये नॉर्मल 2D स्ट्रक्चर है, क्लियर। अब यहाँ पे मुझे अगर देखना हो कि भाई कोई एक एटम है, कोई एक एटम स्क्वायर पैनल, जैसे ये मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था आपको, क्लियर ना, कि भाई एक एटम के सेंटर के आसपास टच करने वाले 4, तो वहां पे नॉर्मल 2D के अंदर कितने 4, यानी कि 2D के लिए 2D स्ट्रक्चर के लिए हमने डिस्कस कर लिया। अब 3D स्ट्रक्चर के लिए मैं जरा आपको डिटेल में समझा देता हूं। 3D स्ट्रक्चर के अंदर भी हमने बात कर ली है, लेकिन थोड़ा उसको एलाबोरेट करता हूं प्रॉपर्ली। 3D स्ट्रक्चर को सबसे पहले तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक स्क्वायर और एक एचसीपी, क्लियर ना। दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, एक स्क्वायर और एक एचसीपी। देखिए सबसे पहले तो एक स्क्वायर स्ट्रक्चर था अलग अलग प्रकार के 3D, और एक एचसीपी स्ट्रक्चर था, रेडी ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड स्क्वायर। अब दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार की हमारे पास चीज थी। यहाँ पे हमने सिर्फ एक पढ़ा था ए टाइप का, रेडी। और एससीपी के अंदर हमने 3 पढ़े थे, एक ए टाइप का, इसके अंदर भी फर्दर 2 पार्ट थे। आपको अगर डिटेल में देखना है तो स्क्वायर के अंदर हमने जो 2 पार्ट पढ़े उसको मैं प्रॉपर दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे हमने 2 पार्ट एक पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने ए टाइप का, एक हम पढ़े थे एबी टाइप का, रेडी ना, 2 अलग अलग टाइप पढ़े थे। और यहाँ पे सेम ये जो था उसके बारे में सिर्फ डिस्कशन हुआ था, स्ट्रक्चर क्या था वो बाकी रखा था मैंने, ये मैंने आपको नॉर्मल समझाया था, क्लियर। सिर्फ 2D के लिए, 3D के लिए अलग है। एचसीपी के अंदर भी सेम होता है, एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है एबी टाइप का, और एक मेरे पास स्ट्रक्चर होता है एबीसी टाइप का, रेडी। 2 अलग अलग समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, मैंने प्रॉपर्ली बाइफरकेट कर दिया है। अब ये सारी बातों को आप लोग याद रख लीजिएगा डायरेक्ट तो भी चलेगा, और समझना है तो एक बार समझ लीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ए टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, ए टाइप के स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या बात की थी, अगर 2D होता तो एक ही प्रकार का लेयर बनता है ऐसा, रेडी ना, एक ही प्रकार का लेयर बनता है, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, तो उसके बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया। अब एबी टाइप का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक के ऊपर एक ही होता है, एक के ऊपर एक ही होता है, मतलब कि टच में जो लेयर आएंगे वो तो 4 ही आएंगे, नॉर्मल 2D, क्लियर। यानी कि ये स्ट्रक्चर के अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर जल्दी क्या बनने वाला है 4। अब यहाँ पे देखिए एबी टाइप में स्क्वायर पैकिंग की बात चल रही है, स्क्वायर पैकिंग, एबी इसमें भी होता है, एबी इसमें भी होता है, बाइफरकेट करना हो, दोनों को समझ लेना। एबी टाइप यानी क्या, जैसे कि ये पहला लेयर है ए, बराबर, अब उसके ऊपर जो बी लेयर आएगा ना वो इसको ढकेगा ऐसे ऐसे, इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं की थी, क्लियर ना। यही सेम है, कोई चेंज नहीं है। क्या है आपको ध्यान में रखना है सिर्फ कि ये जो है ऊपर ये 4 को ये ढकेगा, ये 4 जो है उसको ये क्या करेगा, ढकेगा। ये एक प्रकार का बीसीसी स्ट्रक्चर ही हुआ। आपको अगर प्रॉपर देखना हो तो ये 4 के ऊपर दूसरे 4 ऐसे व्हाइट आएंगे, ये जो व्हाइट है उसके ऊपर ऐसे ये ऑरेंज है, उसके ऊपर और 4 ऐसे व्हाइट आएंगे, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे
हमारे पास 8 एटम हो जाएंगे, समझना कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये जो है ये 2D के लिए, ये 4 है, फिर भी आप लोग कंफ्यूज होंगे, ये 2D के लिए था। अगर हम ये स्ट्रक्चर के लिए प्रॉपर्ली बात करते हैं, इसके ही ऊपर एक, इसके ही ऊपर एक, इसके ऊपर एक, 3D देखना चाहे तो कोई एक को पकड़ लीजिए, तो आसपास में तो 4 होगा ही, लेकिन 3D के लिए आगे और पीछे भी होता है। मतलब कि ये स्ट्रक्चर के लिए प्रॉपर्ली मैं बात करूं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा, 6। कितना बनेगा यहाँ पे, 6। ये 4 है किसके लिए, 2D स्ट्रक्चर के लिए। क्लियर, मैं साथ में समझा देता हूं। अब ये देखिए AB जो 2D स्ट्रक्चर था उसके लिए नॉर्मली हमने बात की थी कि भाई एक के आसपास कितना रहते हैं, 6। AB ये 2D के लिए था, 2D ये 3D की बात चल रही है। 2D के लिए जो ये स्क्वायर था वो कैसा था, एग्जैक्ट नॉर्मल स्क्वायर, ये जो है बराबर ऐसे नॉर्मल जा रहा है। पर AB टाइप का जब स्ट्रक्चर था तब हमने उसको ऐसे बनाया था, याद हो आपको तो, प्रॉपरली स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब उसमें से मैंने किसी एक को पकड़ लिया तो उसके आसपास कितने एटम रह जाते थे, 6 एटम रह जाते थे। क्लियर, तो 2D के लिए स्क्वायर अगर AB अगर 2D के लिए है, 2D के लिए तो वो कितना लेते थे हम, 6 फॉर 2D। मैं हर एक को साथ में लिखता जाता हूं, आप लोग मेंशन करते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं स्क्वायर पैकिंग है और 3D ले रहा हूं, स्क्वायर पैकिंग है और क्या ले रहा हूं मैं, साथ में 3D ले रहा हूं। तो AB अगर स्ट्रक्चर में बना रहा हूं तो A तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, स्क्वायर 3D बनेगा। ये जो A लेयर जो मेरा बनने वाला है वो तो नॉर्मल बनने वाला है। क्लियर, अब B स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर बनेगा सेम ये सा, देखिए ये स्ट्रक्चर जो है वो BCC स्ट्रक्चर, B स्ट्रक्चर उसके ऊपर बनेगा वैसा ही बनेगा। ये सॉरी माफ कीजिए, ये जो ऑरेंज कलर का ऊपर मैंने दिखाया हुआ है उसके ऊपर एक और लेयर आएगा, एक और लेयर ऊपर आएगा। तो ये येलो कलर का आपको इसके ऊपर मैं और एक ड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि जो व्हाइट और येलो है, व्हाइट और येलो उसके बीच में एक ऑरेंज कलर है। व्हाइट और येलो जो है उसके बीच में एक ऑरेंज कलर है। मतलब कि टोटल स्ट्रक्चर कैसा हो गया, भाई बीच में एक गोला, 4 गोले उस तरफ, 4 गोले इस तरफ। मतलब कि जो नेबरिंग एटम हुए वो कितने हुए, 8। क्लियर ना, फिर से एक बार समझिए, नियरेस्ट नेबरिंग एटम है वो कितने हुए, मैं आपको स्क्वायर करके समझाता हूं। देखिए ये मेरा क्यूब है। क्लियर ना, समझना बच्चों, अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा इससे भी। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर देखिए ये स्ट्रक्चर होता है, सेंटर में जो एटम होता है, जो 4 यहाँ पे है, 1 2 3 4 और 4 नीचे है, 1 2 3 4, वो वहां पे रह ही कब पा रहा होगा, 3D ABC होगा तभी ना। ये बीच में बैठा हुआ जो है उसको ये ऑरेंज कलर का एज्यूम कीजिए, 4 गोले ऊपर के वो व्हाइट है, 4 गोले नीचे के वो ऑरेंज येलो कलर के हैं। मतलब कि 4 अलग अलग हो गए, बीच में एक वो अकेला हो गया। मतलब कि टोटल 4 + 4 8 नेबरिंग एटम से वो कवर हुआ, 8। यानी कि 3D स्ट्रक्चर के लिए कौन सा बन रहा है, BCC बन रहा है। तो 3D स्ट्रक्चर के लिए BCC फॉर AB उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा, 8, क्योंकि नेबरिंग एटम कितने हैं, 8। वैसे कितना था, 6। 2D के लिए कितना था, 6। क्लियर, समझ में आई बात। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये तो हमने सीख लिया। अब यहाँ पे देखिए HCB के अंदर भी हमने एक चीज सीखी थी। A मेरा था वो कौन सा था, नॉर्मल 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था। क्लियर ना, और B मेरा क्या कर रहा था, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर कर रहा था। क्लियर ना, B ऐसा स्ट्रक्चर था, आप याद कीजिए, जिसके अंदर ये मेरा ऊपर एक लेयर था जो मेरा क्या कर रहा था, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर रहा था। मतलब कि 2D हेक्सागोनल के अंदर AB टाइप जो था, समझना AB टाइप नॉर्मल HCB स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमने ये चीज जब पढ़ी तभी मैंने पढ़ाया था कि ये अगर 2D होता, 2D AB 2D, देखो यहाँ पे मैंने लिखा AB 2D होता तो नॉर्मल बनता 6, पर अगर ये 3D है तो वो क्या बनेगा, हेक्सागोनल। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 12। सीधी सी बात है ना, सीधा डबल हो जाएगा। क्यों, देखो मैं आपको नॉर्मल समझाता हूं। ऐसा एक स्ट्रक्चर हमने बनाया था, आपको याद हो तो यहां पे बना देता हूं। क्लियर, चलिए क्लियर। स्ट्रक्चर के अंदर क्या था हमारा, फेस एक तो ऊपर यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, 6 एटम यहाँ पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 3 एटम बीच में होते हैं। याद कीजिए 3 एटम कहाँ पे होते हैं, बीच में। 3 एटम ऐसे बीच में होते हैं, रेडी। ये 3 एटम यहाँ पे होते हैं। नॉर्मल हेक्सागोनल क्यूबिक चल रहा है, नॉर्मल हेक्सागोनल क्यूबिक चल रहा है, 3D शेप अगर मैं दिखा रहा हूँ तो इसकी बात कर लीजिए। ये एटम को हमें देखना होता है। ये एटम अगर हम देखते हैं AB टाइप का स्ट्रक्चर हमें देख रहा है, तो ये एटम जो होता है उसके आसपास देखिए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, और उसके एग्जैक्ट नीचे कितने हैं, 1 2 3। उसके ऊपर भी कोई क्यूब होगा तो वहां पे भी ऐसे 3 होंगे ना, समझिए। उसके ऊपर भी 3 होंगे, 1 2 3 1 2 3, यानी नीचे भी 3 है, ऊपर भी 3 है, आसपास में 6, कितने हुए, 12। यानी कि 3D HCB के अंदर कितने होते हैं, 3D HCB के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 12, क्योंकि नेबरिंग एटम कितने होते हैं, 12।
सेम अगर मैं एबीसी टाइप स्ट्रक्चर देखूं, यानी कौन सा आ जाएगा, सीधा सीसीपीआई एफसीसी। इसके बारे में तो डिटेल में डिस्कशन कर ली हमने, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 12 है, हमने बात कर ली। क्यों, एफसीसी स्ट्रक्चर नॉर्मल एबीसी टाइप का जब स्ट्रक्चर बनेगा, अलग अलग एक लेयर अलग, दूसरा लेयर अलग, तीसरा उससे भी अलग, यही टाइप का स्ट्रक्चर देख लीजिए, यही टाइप का स्ट्रक्चर देख लीजिए अगर आप, तो उसके अंदर भी 12 ही कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा ना, सेम स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन एबीसी वहां पे एक तीसरा लेयर जो होता है वो उल्टा बनता है। ये जो तीन लेयर आपको तीन गोले ऐसे दिख रहे हैं, वो तीन गोले ऐसे होते हैं, क्लियर ना, हमने डिस्कशन किया था उसके बारे में। एक देन उसके बाद नीचे जो होता है, उसके नीचे एक हमारा जो फेस का जो मैंने लिया, उसके आसपास 6 एटम तो होते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर उसके नीचे एग्जैक्ट 3 एटम होता है, 1 2 3, उसके नीचे भी एक होता है 1 2 3, और उसके नीचे एक और होता है, क्लियर ना, यानी और ऐसा 6 टोटल, बराबर। मतलब कि स्ट्रक्चर जो बनता है कुछ ऐसा बनता है, ऊपर एक हेक्सागोन बनता है, एक ट्रायंगल बनता है, एक उल्टा ट्रायंगल बनता है, और नीचे एक और हेक्सागन बनता है, रेडी, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि यहाँ पे जो एटम स्ट्रक्चर यही है, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, ये यहाँ पे, लेकिन ये लेयर बनता है, ए टाइप लेयर, बी टाइप लेयर और सी टाइप लेयर, क्लियर ना। तो ये एफसीसी है, लेकिन एफसीसी के अंदर भी सराउंडिंग लेयर, तो सराउंडिंग एटम तो कितने हो जाएंगे, नियरेस्ट, माफ कीजिए, नियरेस्ट एटम जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 यहाँ पे, 3 ऊपर और 6 ये रहेंगे, तो वही के वही, क्लियर। यहाँ पे भी गिने तो भी वही के वही रहेंगे, क्योंकि हमें तो एबीसी में से एक ए जो है मेन लेयर हमारा ए है, वहां से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने सारी बातों को यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया, उसको मैं यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहा हूँ, समझना, नॉर्मल दिखा रहा हूँ। जब मेरे पास 2D स्क्वायर पैकिंग है, क्या है, जब मेरे पास 2D स्क्वायर पैकिंग है, नॉर्मल 2D स्क्वायर पैकिंग है, तब मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है, 4, 2D और 3D, मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 2D एंड 3D। जब मेरे पास नॉर्मल 2D स्क्वायर पैकिंग है, 2D स्क्वायर पैकिंग ए टाइप, जब तब मेरा कितना बनता है, स्क्वायर पैकिंग ए टाइप का 4, रेडी। साथ में 2D स्क्वायर पैकिंग ही है, तब मेरा बनेगा कितना, 6, कब, जब मेरा स्ट्रक्चर बनेगा एबी टाइप, तो ये 4 जो है वो 4 टाइप, ये जो 6 है वो 4 एबी टाइप, रेडी। स्क्वायर के लिए ये बातें चल रही है, स्क्वायर के लिए। अब वही स्क्वायर के लिए अगर मैं 3D समझ रहा हूं, समझना अच्छी तरीके से समझना, वही स्क्वायर के लिए जब मैं 3D की बात कर रहा हूं, तो 3D स्क्वायर पैकिंग ए के लिए मेरा क्या कोऑर्डिनेशन बन रहा है, 3D के लिए मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन रहा है, 6, किसके लिए, ए के लिए, रेडी, 6 बनेगा, सही है ना, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर दूसरा स्ट्रक्चर हमें लगाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो वो रहेगा। लेकिन एबी टाइप अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तब मेरा क्या बनने वाला है, यहाँ पे 8, एबी टाइप जब हम देखते हैं, तब मेरा स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, 8, ठीक है, समझ में आई बात, स्क्वायर के लिए। अब एचसीबी के लिए बात करते हैं, एचसीबी के लिए थोड़ी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो कोई डिस्कशन करनी नहीं है, 3D में आ जाइए सीधा। 3D के अंदर देखिए हमारे पास कितना है, एबी टाइप और एबीसी टाइप। तो एबी टाइप जब मेरे पास है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता है, 12 ना, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना बनेगा, सीधा 12। जब मेरे पास स्ट्रक्चर कौन सा है, एबी टाइप, ध्यान रखिएगा मैं फिर से बात कर रहा हूँ, 3D है, और यहाँ पे भी 12 बनेगा जब मेरे पास एबीसी टाइप है, क्लियर, रेडी। एबीसी टाइप है, तब हम उसको एफसीसी या तो सीसीटी स्ट्रक्चर कहेंगे, और जब हमारे पास नॉर्मल एबी टाइप है, तब उसको एचसीई स्ट्रक्चर कहेंगे। और यहाँ पे देखिए 3D के अंदर मेरे पास जब एबी टाइप है, तब हम उसको बीसीसी स्ट्रक्चर कहेंगे, क्लियर हुआ। ये तो नॉर्मल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, समझ में आ रही है ना बातें, सारी बातें को मैंने बाइफरकेट कर दिया, अलग कर दिया। देखिए 2D के लिए अलग शेप स्ट्रक्चर हो गया, उसका अलग का, सबका मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे लिख दिया, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दिया। इसीलिए पहले बताया कि भाई डायरेक्ट याद रखना है तो डायरेक्ट याद रखो, मैंने स्ट्रक्चर भी समझा दिया आपको, किस तरीके से खुद बनाना है, किस तरीके से वो आएगा, तो भी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी आपकी कि किस तरीके से किसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इसके आगे का जो टॉपिक पढ़ा है बच्चों, खास ध्यान रखना, जो रेडियस का रेशियो है वो, ठीक है। और एक डाउट बच्चों का था कि सर आप डेंसिटी के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो करवाइए, और साथ में ही हमने जो पढ़ा था अलग अलग टाइप के जो हमारे क्यूबिक लेटाइस है डिपेंड्स ऑन इवन रेडियस रेशियो के आसपास भी अगर सम आते तो वो करवाइए। तो जो एक मैंने अलग से लेक्चर बनाया हुआ है पूरा जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, वो जब ये पूरा हो जाएगा, हमारा जो भी प्रैक्टिकल टॉपिक है, जितने भी काम के टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आखिरी सेशन में हम एक लंबा सा लेक्चर वो ले लेंगे, जिसके अंदर हमने इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो न्यूमेरिकल्स उसमें अंदर में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो आज की ये जो लेक्चर है उसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, खास ये टॉपिक जिन बच्चों को कोऑर्डिनेशन नंबर में पता नहीं चला है वो इनसे शायद बहुत कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। और वॉइस के बारे में भी खास ध्यान रखना,
रिलेशन जो है हमारा रेडियस रेशियो और वॉइड्स का, अलग अलग प्रकार के जो वॉइड्स हमने मैंने यहाँ पे टेबल बनाया था वो भी, ठीक है। लिखना अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक्स अ लॉट।